आज हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही मॉडर्न टेक्निक में यूज हो रहा है, जैसे कि घर पे कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको कंटिन्यू करने के लिए, या जो अभी हम काम कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी किसके हेल्प से हो रहा है? ये भी इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ये स्मार्ट बोर्ड वर्क कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब होता क्या है, चलिए देखते हैं हम इसके माध्यम से। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवमेंट ऑफ चार्ज एंड चार्ज कैरीज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है। इलेक्ट्रिसिटी सिंपली मूवमेंट ऑफ चार्ज। देखिए, यहाँ से मार्कर ले लेते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। एंड चार्ज कैरीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी इज ए मूवमेंट ऑफ चार्ज, एक मूवमेंट ऑफ चार्ज होता है, और चार्ज किसको कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करता है। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का फॉर्म भी है। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिसिटी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि इट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिसिटी हैज इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इट इज कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर ए वैरायटी ऑफ यूजेज, जिसको हम लोग होम में, स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इंडस्ट्रीज में और भी बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं। आखिर इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या कंस्टिट्यूट किए रहता है? हाउ डज इट फ्लो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होता है, ये सब सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हम इस चैप्टर में देखेंगे। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करेंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी चीज़ अगर काम कर रहा है तो उसको कोई ना कोई फैक्टर रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आखिर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसको कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन सा फैक्टर उसको कंट्रोल कर रहा है? किसको? इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे क्वेश्चन के आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। वी शैल आल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका क्या क्या एप्लीकेशन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा टर्म जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स बाई कन्वेंशन। वन इज पॉजिटिव एंड द अदर इज निगेटिव। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो आपका होता है वो दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज निगेटिव। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होगा मतलब कि जो सेम टाइप का चार्ज होगा, जैसे पॉजिटिव को अगर एक पास लाएंगे, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अगर पॉजिटिव को पास में लाने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? रिपेल करेगा, मतलब कि एक दूसरे से दूर भागेगा। ये है लाइक चार्ज। कौन सा चार्ज है? लाइक चार्ज। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज को लाएंगे, मतलब कि सेम नेचर का अगर चार्ज ना हो तो क्या होगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम में नेट इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It means in an isolated system, electric charge cannot be created and not be destroyed। ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। This means the electric charge is conserved in an isolated system। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक चार्जेज आर क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ ई। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे आपको फोकस करना है। ये क्वांटाइज है, मतलब कि इसको मल्टीपल्स ऑफ ई में है। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। एज एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल, ए नेट चार्ज इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेट चार्ज क्यों होता है? क्योंकि या तो एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, या तो जमा होगा इलेक्ट्रॉन, या रिमूव होगा इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ए नेट चार्ज Q कैन बी रिटन एज Q इक्वल टू एन ई। इसको हमेशा याद रखना है। देखिए, ये जो लिखा हुआ है Q इक्वल टू एन ई, इसको याद रखना है। यही नेट चार्ज निकालने में हेल्पफुल होगा। एन जो होगा एक इंटीजर होगा
और ई जो होगा वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एन जो होगा वो क्या है, इंटीजर है, और ई जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए नेक्स्ट हम देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कि वो कितना होता है, उसका चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ये क्वांटिटी आपको याद होना चाहिए। चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपसे पूछ सकता है, कोई एग्जाम में भी आ सकता है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, स्केलर क्वांटिटी। और कोई पूछे क्यों, क्योंकि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव नॉट डायरेक्शन, ओनली मैग्नीट्यूड। उसके बाद है कि जो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा। देखिए एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है। कूलम 1 मिली कूलम में होता है 10⁻³ कूलम, और 1 माइक्रो कूलम में होता है 10⁻�6 कूलम। अब देखिए ये सब चीज़ याद करने वाला है, ये रिमेंबर करना है आपको, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। उसके बाद देखिए एक हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। आखिर 1 कूलम ऑफ चार्ज में, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ विल यू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो आपको हम बताए थे कि चार्ज जो होता है क्वांटाइज नेचर में होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा Q = Ne। तो हमको क्या निकालना है, नंबर निकालना है, यानी N = Q/E। और कितना 1 में निकालना है, 1 कूलम में Q का वैल्यू कितना है, 1 है, तो N बराबर फॉर्मूला है Q/E, और E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 6.25 × 10⁻18। Thus 1 कूलम इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पोजेस्ड बाई 6.25 × 10⁻18 है, ये 1018 नहीं है, 10⁻18 है इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम जो मैग्नीट्यूड होगा उसके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड जो पोजेस करेगा वो कितना करेगा, वो कितना इलेक्ट्रॉन से करेगा, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सबस्टांस। देखिए हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे सबस्टांस हैं, उनको अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया गया है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे जनरली 3 तरह के सबस्टांस को बताया गया है। किसमें, क्लास 10th में। आगे चलिएगा तो और भी क्लासीफाई किया गया है। तो पहला है इंसुलेटर्स, दूसरा है सेमीकंडक्टर्स, और तीसरा है कंडक्टर्स। किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो पाए। तो देखिए पहला है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको बोलेंगे, दीज मटेरियल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। दिस इज बिकॉज देयर आर नो फ्री चार्ज अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी को फॉलो होने के लिए क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, फ्री चार्ज चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगा। तो इसके पास जो है कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में जैसे देखिए रबड़, ग्लास, प्लास्टिक और ETC। एग्जाम्पल में क्या क्या है, रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है और भी बहुत सारे चीज़ है। देखिए सेकेंड है सेमी कंडक्टर। दीज मटेरियल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। दिस इज बिकॉज ए स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इसमें स्मॉल नंबर ऑफ फ्री चार्ज रहता है, मतलब कि जितना चाहिए उतना एनफ है नहीं, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकता है। कौन, सेमी कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स में जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ETC और भी कुछ कुछ है। तो आपको क्या करना है कि इंसुलेटर का एग्जाम्पल अपने सराउंडिंग से देख के लिखना है, और भी सेमी कंडक्टर्स के बारे में आपको पता करना है। तीसरा है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रीली। ये जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास जो है बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्री चार्ज है। फ्री चार्ज का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है किसके पास, कंडक्टर के पास। तो कंडक्टर जो रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली मूव कंडक्ट करा पाएगा। जैसे इसका एग्जांपल है मेटल्स, जैसे कि आप लोग देखते होंगे आयरन जो होता होगा, या घर पे जो वायर यूज होता है किसका यूज होता है, जनरली कॉपर का यूज होता है। कॉपर क्या है, एक मेटल है, उसका मोल्टेन सॉल्ट हो गया या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया। दिस सबस्टांस आर यूज इन हाउस होल्ड वायरिंग। इसको घर के वायरिंग में भी यूज करते हैं। इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में भी यूज करते हैं।
लाइक फैंस, मिक्सर एंड वॉशिंग मशीन। आपके घर पे भी होगा, देखे होंगे कि फैन का जो वायर होगा वो भी मेटल का होगा, वॉशिंग मशीन के अंदर भी मेटल्स लगे होंगे। क्यों? ताकि उसके अंदर क्या कराना है हमको, इलेक्ट्रिसिटी को फ्रीली पास, मतलब चार्ज जो है उसके पास हो पाए, यानी करंट उसके थ्रू मूव कर पाए। समझे? अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको बोलते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में मेनली डिफरेंस क्या है? सपोज कीजिए एक वायर है, क्या है? एक वायर है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, और इस पॉइंट पे भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक तरफ हाइयर होगा और एक तरफ लोअर होगा, ठीक है, सपोज कीजिए। तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हाइयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस किससे निकालेंगे? लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे निकलता है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो अभी तक अच्छे से डिफाइन टर्म नहीं है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का देखिए डिफिनीशन क्या दिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन अ मूविंग यूनिट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को, इलेक्ट्रिक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट पर ले जाने में जो वर्क डन होता है वही होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए समझिए इस बात को। मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे उसको ले जाना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, बी से ए तक। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में, पॉइंट बी से पॉइंट ए में लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। तो वही जो वर्क डन हुआ उसी को बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन, जो वर्क डन हुआ किसको? एक यूनिट पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज को एक पॉइंट से अनदर पॉइंट ले जाने में, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वही उसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। द सिंबल्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज भी। इसको किससे डिनोट करते हैं? भी से। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये भी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, यानी इसका एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। तो आपको इसके बारे में पता अच्छे से होना चाहिए। देखिए फिर से बता देते हैं, पुनः बताते हैं जिनको नहीं समझ में आया है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सपोज कीजिए कि वन पॉइंट से अनदर पॉइंट वन यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरी करने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा वही क्या होगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। आप देखिए इसको मैथमेटिकली समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसको यूज करते हैं। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है वर्क बाई चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम भी से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, और W को, वर्क को W से और चार्ज को Q से। यानी 1 वोल्ट अगर हम बोलेंगे तो 1 जूल बाई 1 कूलम, उसी को यहाँ पे डिनोट किया गया है। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, व्हेन एनीवन आस्क्ड टू यू डिफाइन 1 वोल्ट, तो देखिए 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे। इन इलेक्ट्रिकल टर्म्स 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन द 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम टू मूव। अगर 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है किसमें? 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने में एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, तो वहां पर बोलेंगे कि 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी अगर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कब बोलेंगे? जब 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है किसमें? 1 कूलम का चार्ज मूव करने में एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में, तो उसी को बोलेंगे 1 वोल्ट। फिर से समझ लीजिए, 1 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस का कोई बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट में अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 1 कूलम का चार्ज मूव कराने में, तो बोलेंगे कि वहाँ पर 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यही होगा 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनीशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म ये है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। An electric circuit is a closed path of wires and electrical components which allows a current through it on the application of potential difference between 2 points in the path.
इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलेंगे एक क्लोज सर्किट को, मतलब कि जो क्लोज हो, जिसके थ्रू क्या हो, जिसके थ्रू करंट फ्लो हो। जैसे देखिए इधर साइड में दिया हुआ इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक फिगर। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस रहेगा, ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होना चाहिए, वायर होना चाहिए, और उसको एक स्विच के हेल्प से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो देखिए यही है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें क्या है, एक बैटरी है, ठीक है, ये रेसिस्टर है, ये लाइट बल्ब है, ये स्विच है। जैसे ही स्विच यहाँ पे ऑन किए, ये क्या हुआ, बल्ब ग्लो हो गया, यानी एक कंप्लीट फ्लो ऑफ करंट का पाथ है। इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्लोज पाथ ऑफ वायर एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स व्हिच अलाउ ए करंट पास थ्रू इट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द पाथ। अगर यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके 2 पॉइंट्स पे, उसी के बेसिस पर वो क्या हो रहा है, उसी के एप्लीकेशन के थ्रू वो क्या हो रहा है, करंट जो है उसमें पास हो रहा है, और ये क्लोज पाथ बन रहा है। एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज, ये क्या किया रहता है, किसको किसको कंसिस्ट किया रहता है, इलेक्ट्रिक डिवाइसेज को। ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यही है, एंड वायर्स, ये वायर हुआ, आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। यहाँ पर क्या है, एक स्विच है। इलेक्ट्रिक सर्किट आप लोग समझ में आया। इलेक्ट्रिक सर्किट का कभी कभी फिगर बनाने को आ जाता है, तो देखिए आपको आगे हम सिम्बॉल्स बताएंगे आपको कि किसका क्या सिम्बॉल्स होता है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये एक्सप्लेन करेंगे हम आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या हुआ, फ्लो ऑफ पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोइंग थ्रू वायर्स एंड कंपोनेंट्स। उस वायर के थ्रू क्या हो रहा, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट किसको बोलेंगे, कि आखिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है, वहीं उसका क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट है। और क्या फ्लो हो रहा है इसमें से, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। चार्ज फ्लो होने का मतलब सिंपली क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज एक कंडक्टर के थ्रू पास होता है, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। हम लोग कह सकते हैं कि हाँ उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर से पास या फ्लो हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है, चार्ज फ्लोइंग बाई टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग बाई टाइम, मतलब कि किस रेट से जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, और इसका फार्मूला क्या हुआ, चार्ज का फार्मूला होता है Q और टाइम का T। यानी अगर 1 एम्पियर का बात करें तो 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। एम्पियर जो है इसका SI यूनिट है। 1 एम्पियर का देखिए यहाँ पे डिफिनीशन दिया हुआ है, यानी 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में पास हो रहा है, अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर से कितने टाइम में पास हो रहा है, 1 सेकेंड में, तब बोलेंगे कि जो वहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू वो कितना हो रहा है, 1 एम्पियर हो रहा है। अगर आपसे कोई बोले कि एक वायर है, ये एक वायर है और इस वायर के थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकेंड में 1 कूलम ऑफ चार्ज उस कंडक्टर के थ्रू या उस वायर के थ्रू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टर्म आया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपको जहाँ ना समझ में आए वहाँ पीछे फिर से वीडियो को करके देख के और समझने का कोशिश करना है। इसमें सारे चीज़ लगभग एक्सप्लेन किए हैं। देखिए उसके बाद है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, आखिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखिए हम देखेंगे कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज रेस्ट में है, मतलब जो एक्यूमुलेट तो हुआ लेकिन वो किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। एक्यूमुलेट हुआ लेकिन किस पोजीशन में है, रेस्ट में है। ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर बॉडी पे सबके सरफेस पे रेस्ट में है एक्यूमुलेट होने के बाद, तो हुआ आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसका एग्जांपल देंगे आपको समझ में आएगा। करेंट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज। देखिए इसमें मेन डिफरेंस यही है, ये चार्ज रेस्ट में रहेगा और ये क्या होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मूवमेंट में होगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ करेंट थ्रू द बॉडी इन द केस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी।
कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। किस केस में? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो थ्रू द बॉडी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या होता है? बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में बॉडी के थ्रू करंट फ्लो होगा और उसमें कोई भी करंट फ्लो बॉडी के थ्रू नहीं होगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, ये है एग्जाम्पल इसका। इफ़ यू ब्रिंग ए कॉम यू हैव यूज्ड क्लोज्ड ए स्मॉल बाइट ऑफ पेपर। क्या करिएगा कि अगर आप एक कंघी लेके घर पे करके भी आप देख सकते हैं, अगर कंघी लेके उसको रगड़िएगा, कॉम कीजिएगा, तो क्या होगा? यू विल सी डैट द कॉम अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर। और एक अगर पीस ऑफ पेपर को ला के उससे अट्रैक्ट करने का कोशिश कीजिएगा तो क्या करता है? वो जनरली उसको अट्रैक्ट अपने तरफ करने लगता है। द कॉम लॉसेस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि क्या होता है? कॉम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है वाइल रबिंग योर हेयर। जब मतलब कि हेयर को हम लोग रब करते हैं तो क्या करता है? वो अपना, मान लीजिए कॉम है, इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक रब किए तो ये क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद एंड दिस चार्जर इम्बैलेंस क्रिएट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यही इसका चार्जेस क्या हुआ? इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या था? इक्वल था। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया तो ये क्या हो गया? बैलेंस से इम्बैलेंस हो गया, और यही इम्बैलेंस क्या क्रिएट कर दिया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और इसी के कारण ये क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है स्मॉल पीस ऑफ पेपर का। तो देखिए वो जो कॉम में क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिसिटी वो कैसा है? वो स्टैटिक है, वो करेंट नहीं है, क्योंकि वो मूव नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। A circuit diagram is a graphical pictorial representation of an electric circuit using electrical symbols for different components. सर्किट डायग्राम उसको बोलेंगे जिसमें क्या हो? ग्राफिकल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो। किसका? इलेक्ट्रिकल सर्किट का। यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स को, डिफरेंट कंपोनेंट का इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स को हम लोग यूज करके और उस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो ये सिम्बॉल्स आपका एनसीईआरटी बुक का है। इसमें लगभग ज़्यादातर कंटेंट जो है आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। आपका एनसीईआरटी बुक पूरा अच्छे तरह से क्लियर किया हुआ है इसमें। देखिए ये सब आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या है यहाँ पे, अगर आपको कोई बोलेगा कि इलेक्ट्रिकल सेल यूज करना है डायग्राम में तो ये यूज कीजिएगा। ये बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होता है, तो इसको यूज करना होगा। प्लग की ओपन की का क्या होता है? ये होता है। कोई बोलेगा कि बल्ब ऑन है, जल रहा है, तो ये स्विच ऑन कीजिएगा, यूज कीजिएगा। ए वायर ज्वाइंट करना हो तो ये कीजिएगा। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग ये कीजिएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये है। रसिस्टर और रेसिस्टेंस का ये है। ये वेरिएबल रेसिस्टेंस का है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस ये सब क्या होता है। ये है एमीटर का और ये है वोल्ट मीटर का। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि व्हाट इज एमीटर एंड व्हाट इट्स एप्लीकेशन, व्हाट इज वोल्ट मीटर एंड व्हाट इट्स एप्लीकेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर। देखिए हम आपको बार बार बताते हैं कि आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है पहले देखना है कि गिवन में क्या है और फाइंड क्या करना है। और गिवन में ये है, फाइंड क्या करना है। फाइंड करने के लिए अगर गिवन में दिया हुआ एनफ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो फार्मूला सोचेंगे कौन फार्मूला लगेगा। उस फार्मूला में अभी किस चीज़ की कमी है उसको हम पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाता है। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर यानी आई दिया है। करंट को किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई दिया है 0.5 एम्पियर। उसके बाद टी कितना दिया हुआ है? इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स। टाइम कितना दिया हुआ है? 10 मिनट्स। टाइम को हम जब भी यूज करते हैं तो किस में यूज करते हैं? सेकेंड में। पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। इस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो होगा? तो उसका फार्मूला क्या है? Q = I × T। आई भी पता है और टी भी पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा Q का वैल्यू निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड हो जाएगा। तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, इफ़ यू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल देन यू शुड फोकस ऑन व्हाट शुड बी गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट विल यू हैव टू फाइंड। देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट बहुत अच्छा खासा टॉपिक है इस चैप्टर का जिसका नाम है ओम्स लॉ। इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट? लेट्स एक्सप्लोर विथ एन एक्टिविटी। देखिए अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े? अभी हम पढ़े पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में पढ़े? करंट के बारे में पढ़े। तो क्या कोई अगर कंडक्टर है तो उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसके करंट में कोई रिलेशनशिप है
या नहीं है, इसको करने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं। देखिए एक्टिविटी क्या है, सेटअप ए सर्किट एज शोन इन फिगर दिया होगा नीचे, उसमें देखना है और सेटअप करना है इस एक्टिविटी को। कंसिस्टिंग ऑफ ए नाइक्रोम वायर एक्स वाई ऑफ लेंथ से 0.5 मीटर, एन एमीटर लगाना है, एक वोल्ट मीटर लगाना है। एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है और वोल्ट मीटर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और 4 सेल लगाना है, कितने कितने वोल्ट का, एंड 4 सेल्स 1.5 वोल्टेज, 4 सेल लगाना है। नाइक्रोम जो होता है, नाइक्रोम के बारे में नहीं जानते तो जान लीजिए, एक एलॉय है जो कि मिक्सचर होता है मेटल्स का, निकल का, क्रोमियम का, मैग्नीज का और आयरन का। फर्स्ट यूज ओनली 1 सेल एज द सोर्स इन द सर्किट, पहला बार में केवल एक सोर्स यूज करना है, मतलब कि सेल का। 1.5 वोल्ट का कितना सेल है, 4 सेल, लेकिन यूज कितना करना है, सिंगल सेल। उसके बाद है नोट द रीडिंग इन द एमीटर आई फॉर द करेंट। उसके बाद एमीटर का रीडिंग आपको देखना है कि एमीटर का रीडिंग कितना है, यानी करंट का रीडिंग कितना है, कब, जब 1 सेल यूज कर रहे हैं तब। पहला केस ये हो गया, ठीक है। दूसरा केस में क्या करना है, उसके बाद किसका रीडिंग मेजर करना है, रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, एमीटर का भी करना है और वोल्ट मीटर का भी करना है कि आई और वी का वैल्यू कितना आ रहा है। फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द नाइक्रोम वायर एक्स वाई इन द सर्किट, ताकि हम लोग उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी पता कर सकें, क्योंकि रिलेशनशिप किसके किसके बीच में निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। देखिए नीचे यहाँ पर सेटअप किया होगा, पहले दिखाई देते हैं। देखिए अच्छा, ये एक्टिविटी ऊपर है, ठीक है, दिखा देंगे इस एक्टिविटी को। ऐसा करके देखना है आपको। देखिए उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट कनेक्ट 2 सेल। फर्स्ट केस में 1 सेल को कनेक्ट करना है, ठीक है। उसमें क्या क्या देखना है, आई और वी का वैल्यू देखना है, किसमें, एमीटर में और वोल्ट मीटर में। सेकेंड केस में 2 सेल कनेक्ट करना है सेकेंड में, ठीक है, 2 सेल। थर्ड में 3 सेल, ठीक है, और 4 में 4 सेल। अब देखना है कि जब 1 सेल किए थे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 1.5। 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट। 3 करेंगे तो 4.5 और 4 करेंगे तो 6 वोल्ट। अब देखना है कि क्या अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट में कुछ उसके रिलेशन में डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। रिपीट द अबव स्टेप्स यूजिंग 3 सेल्स एंड देन 4 सेल्स, मतलब कि इसको रिपीट करते रहना है, एक बार 3 सेल्स यूज करके और एक बार 4 सेल्स यूज करके। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ V टू I फॉर ईच पेयर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। देखिए पहला वाला सीरियल नंबर में 1 में 1 सेल यूज किया है, 2 में 2 सेल, 3 में 3 सेल और 4 में 4 सेल। उसके बाद आपको एम्पियर का वैल्यू लिखना है। यहाँ पे एमीटर में कुछ वैल्यू दिखाई देगा जब 1 सेल यूज करेंगे, वोल्ट में भी कुछ वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दिखाई देगा, यहाँ पर 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 भी कुछ वैल्यू दिखाई देगा। अब क्या करना है कि V को इसको I से डिवाइड करना है, V और I को क्या करना है, आपस में डिवाइड करना है, वोल्ट को एम्पियर से। देखिए जब हम ये करेंगे तो देखेंगे कि V/I जो आ रहा है, मतलब वोल्ट मीटर का और एमीटर का रीडिंग जो आ रहा है, उसका जब हम रेशियो निकाल रहे हो तो चारों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब कि ये हम देखें कि अगर वोल्ट का और एम्पियर का रेशियो निकालना है तो इन चारों केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ऐसा करके उन्होंने देखा। देखिए उसके बाद क्या करना है, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन V एंड I, ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द ग्राफ। जब इसका आप ग्राफ का नेचर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा। अगर सपोज कीजिए 0.1 पे जब था तो ये 0.4 पे है, ठीक है। 0.2 पे जब था तो 0.8 पे है, 3 पर था तो 1.2 पे है, 4 पे था तो 1.6 पे है, 5 पे था तो 2 पे है। यानी V/I अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, V जो हमारा है वो कितना है, अगर फर्स्ट केस में निकालना है तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.1 केस फर्स्ट। सेकेंड में निकालेंगे तो क्या होगा, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2। थर्ड में निकालेंगे तो क्या होगा, 1.2 डिवाइडेड बाई 0.3। फोर्थ में निकालेंगे तो क्या होगा, 1.6 0.4।
फोर्थ में निकालेंगे, 5 में निकालेंगे तो 2.0, 0.5, यानी ये भी आएगा आपका लगभग सारे केस में कितना आ रहा है 4 आ रहा है। इसमें भी आएगा आपका 4, इसमें भी आएगा 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। इन दिस एक्टिविटी विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली द सेम वैल्यू फॉर वी बाई आई इज ऑब्टेन्ड इन ईच केस। इस केस में हम देखें कि सारे में क्या हुआ, सारे सिचुएशन में सेम वैल्यू आ रहा है किसका, v और i का। दस वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और कहाँ से पास होगा, ऑरिजिन से पास होगा। किसका, वी आई ग्राफ। ये कैसा ग्राफ है, इधर v डिनोट किया हुआ है और इधर i डिनोट किया गया है। ये है वी आई ग्राफ फॉर ए न्यूक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर का वी आई ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे। ए स्ट्रेट लाइन प्लॉट शोज दैट as the current through a wire increases, the potential difference across the wire increases linearly. This is Ohm's law। यही है Ohm's law। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, 10 v बाई आई इज ए कॉन्स्टेंट रेशियो, यानी अगर v बाई आई को हम निकाल रहे हैं तो ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट रेशियो है। और इसी कॉन्स्टेंट रेशियो को क्या बोला, r बोला। तो वही हुआ कि v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, i से है, और v इक्वल टू क्या होगा, i इंटू r हुआ। यही है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहते हैं कि v जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, और v इक्वल टू क्या है, i इंटू r है। अब देखिए नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है कि इन इक्वेशन फर्स्ट r इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट गिवन टेम्परेचर। r जो एक कांस्टेंट है किसी भी मेटेलिक गिवन वायर का, जो कि एक गिवन टेम्परेचर पे, एंड इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। उसी को बोलेंगे, उसका क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस बोलेंगे। किसका, उस मेटेलिक वायर का। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। अब हमारे पास एक टर्म है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस को आखिर कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए तो रेसिस्टेंस को डिफाइन किया है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। ये एक कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि क्या करता है, रेसिस्ट करता है किसको, फ्लो ऑफ चार्ज को। फ्लो ऑफ चार्ज को थ्रू इट्स, जो उसके थ्रू चार्ज फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, रेसिस्ट करता है। सपोज कीजिए कि अगर इसके थ्रू फ्लो चार्ज हो रहा है, आखिर मेटल में क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, क्योंकि मेटल के पास जो फ्लो ऑफ रेसिस्ट करने का होता है इलेक्ट्रॉन को वो कम होता है, और नॉन मेटल के पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे, जो रेसिस्ट करता है उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम, जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इस ग्रीक लेटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर इक्वल टू वी बाई आई। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, आर इक्वल टू वी बाई आई। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ ए कंडक्टर इज 1 एंड द करेंट थ्रू इज 1 एम्पियर, देन द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। हाँ, अगर आपसे कोई बोले कि रेसिस्टेंस ऑफ 1 ओम कब बोलेंगे किसी कंडक्टर का, तब बोलेंगे कि जब वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 इंच, उसके 2 इंच का जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना हो, 1 वोल्ट हो, और करंट जो उससे पास होता है वो कितना हो, 1 एम्पियर होता हो, तब उसका रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। तो देखिए 1 ओम इक्वल टू हुआ 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाई आर। It is obvious from equation 4 that the current through a resistor is inversely proportional to its resistance। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है उस रेसिस्टर के थ्रू वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, रेसिस्टेंस का। कैसे, देखिए इक्वेशन 4 में क्या कर रहा है, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी अगर आर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, और आर के वैल्यू को अगर डिक्रीज करेंगे तो आई का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफ द रेजिस्टेंस इज डबल, अगर रेजिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे रहे हैं तो इसका जो करंट का वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इन मेनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। क्या होगा कि बहुत सारे केसेस, प्रैक्टिकल केसेस में हमको क्या करना पड़ता है कि या तो इंक्रीज करना पड़ता है या डिक्रीज करना पड़ता है, क्या, करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके करंट को इंक्रीज करना पड़ता है किसके, उस इलेक्ट्रिक सर्किट का। एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग, एक ऐसा कंपोनेंट जो कि रेगुलेट करता है करंट को बिना चेंजिंग किए उसका वोल्टेज, इज कॉल्ड वेरिएबल रेसिस्टेंस। आपको हम बताए थे डायग्राम जब बता रहे थे, उसका ऊपर में फिगर आप लोग को दिखा रहे थे कि कौन सा सिंबल कब यूज होगा, कौन सा, तो उस टाइम उस एक टर्म आया था वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे, ऐसा कंपोनेंट जो कि यूज होता है किस लिए, रेगुलेट, कंट्रोल, करंट को रेगुलेट करने के लिए बिना कोई वोल्टेज में, सोर्स में चेंजिंग किए, उसी को बोलेंगे वेरिएबल रेसिस्टेंस।
in an electric circuit, a device called rheostat is often used to change the resistance in the circuit. इसको क्यों यूज करते हैं? ये चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए? रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए. वी विल नाउ स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. ये अलग अलग वर्ड है, यहाँ पे स्पेस होगा थोड़ा. अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी. देखिए अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू. देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया है मेनली, देखिए जानते हैं. टेक ए नाइक्रोम वायर, ए टॉर्च बल्ब, ए 10 वाट बल्ब. एक नाइक्रोम वायर लेना है, देखिए एक नाइक्रोम का वायर लिया है. एक टॉर्च बल्ब लेना है, टॉर्च बल्ब लिया है. 10 वाट बल्ब, वो 10 वाट का बल्ब लिया है. उसके बाद एंड एमीटर, एक एमीटर लिया है. एमीटर यहाँ पर लगा हुआ है. उसके बाद है जिस एमीटर का रेंज होना चाहिए 0 से 5 एम्पियर के बीच में. एक पल की लिया है कि यहाँ पर लगा हुआ है. एंड सोम कनेक्टिंग वायर्स. नाइक्रोम यहाँ पे है, ये वायर है, ये वायर है. नाइक्रोम यहाँ पे है, ठीक है. उसके बाद क्या कर रहा है? सेटअप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राइव अप सेल. इसमें 4 ड्राइव सेल लगा है. कितना कितना वोल्ट का? 1.5 वोल्ट का, यानी टोटल वोल्ट कितना हुआ? 6 वोल्ट. इच इन सीरीज. कैसे में लगा है? सीरीज में लगा है. विथ द एमीटर लिविंग अ गैप XY इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं. उसके बाद क्या किया है? कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर इन द गैप XY. जो ये गैप है इसको सबसे पहले केस फर्स्ट में क्या किया? केस फर्स्ट में इसको सेट क्या कर दे रहा है? यहाँ पे नाइक्रोम वायर क्या कर रहा है? इसको सेट कर रहा है केस फर्स्ट में, ठीक है. उसके बाद कर रहा है प्लग द की को प्लग किया. नोट डाउन द एमीटर रीडिंग. जैसे ही इसको किया तो एमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आएगा, तो केस फर्स्ट में उसका रीडिंग को क्या कर लेना है? लिख लेना है कि आई का रीडिंग कितना है. टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग. ऑलवेज टेक आउट द की फ्रॉम द प्लग आफ्टर मेजरिंग द करंट थ्रू द सर्किट. क्या करना है कि हमेशा प्लग को ऑफ कर देना है, आउट कर देना है. कब? जब उसका एमीटर का मेजरिंग कर देना है तब, ताकि दूसरा हम उसमें रिप्लेस कर पाएँ. रिप्लेस द नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करना है किससे? विथ द टॉर्च. अब देखिए यहाँ पर जो हम नाइक्रोम वायर लगाए थे, अब वहाँ पर किसको लगा देना है? सेकेंड केस में. केस फर्स्ट में लगाए थे इसको, और इसका आई का वैल्यू हम निकाल रहे थे. ये हो गया केस सेकेंड. केस सेकेंड में लगा के एमीटर का रीडिंग पढ़ना है कि क्या होगा, ठीक है. एमीटर का आई का रीडिंग क्या होगा. उसके बाद क्या करना है? फ्लो थ्रू इट मेजरिंग द रीडिंग ऑफ द एमीटर. एमीटर का रीडिंग पढ़ना है. नाउ रिपीट द एबव स्टेप विथ 10 वाट बल्ब. इसी को क्या करना है कि 10 वाट बल्ब के साथ भी इस स्टेप को रिपीट करना है, मतलब कि यहाँ पर ला के रिप्लेस करना है थर्ड केस में. नाउ रिपीट द एबव स्टेप विद द 10 वाट बल्ब. 10 वाट से कर लिए. आर द एमीटर रीडिंग डिफर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स कनेक्टेड इन द गैप. देखना इसमें ये है कि क्या इसका रेसिस्टेंस कुछ और है, इसका रेसिस्टेंस कुछ और है, इसका रेसिस्टेंस कुछ और है. तो देखना है कि क्या इसके कारण, इसके इफेक्ट के कारण क्या इस एमीटर की रीडिंग पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी करंट पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. यू मे रिपीट दिस एक्टिविटी बाय कीपिंग एनी मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप. आप इसके बीच में कोई भी मटेरियल कंपोनेंट रख के इस गैप में आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. किसको? एमीटर के रीडिंग को. तो देखिए इस एक्टिविटी में क्या मिला? इस एक्टिविटी में यही मिला कि इन दिस एक्टिविटी इसने ऑब्जर्व क्या किया कि ऑब्जर्व दैट करेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स. जब हम कंपोनेंट्स चेंज कर रहे थे तो करंट भी क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था. वाई डू दे डिफर? आखिर करंट क्यों चेंज हो रहा था? एमीटर का रीडिंग क्यों चेंज हो रहा था जब हम कंपोनेंट को चेंज कर रहे थे? इसलिए चेंज हो रहा था कि सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन इजी पाथ फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हाइल द अदर रेसिस्ट द फ्लो. कुछ उसमें ऐसा था कि जो इजीली पाथ मतलब कि ऑफर कर रहा था किसको? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए, और कुछ जो था वो रसिस्ट कर रहा था. किसको? फ्लो को. रसिस्ट मतलब होता है विरोध करना. वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को रसिस्ट कर रहा था. इसीलिए दोनों में क्या हो रहा था? एमीटर की रीडिंग में डिफरेंस आ रहा था. वी नो दैट मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वो क्या कंस्टिट्यूट किया रहता है? इलेक्ट्रिक करंट. द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कम्प्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर. इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो फ्री टू मूव कम्प्लीटली विद इन अ कंडक्टर नहीं होता है. दस मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर इज रिटार्डेड बाई इट्स रेसिस्टेंस. क्योंकि वो क्या किया करता है? उसके रेसिस्टेंस से रिटार्ड कर देता है. ए कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स ए लो रेसिस्टेंस इज ए गुड कंडक्टर. हाँ, जो कम रेसिस्ट करेगा,
यानी जो लो रेसिस्ट करेगा वो क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। क्या होगा, गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या कर रहा है, गुड कंडक्टर आपका लो रेसिस्टेंस कर रहा है, यानी जो लो रेसिस्टेंस करेगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस का कैपेसिटी क्या है रेसिस्ट करने का, लो है। ए कंडक्टर हैविंग सम एप्रेसिबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। ए कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हायर रेसिस्टेंस इज ए पुअर कंडक्टर। जो इसके पास हायर रेसिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, पुअर कंडक्टर होगा। एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर एवन हायर रेसिस्टेंस। देखिए अब आपसे कोई पूछे कि अगर मेरे पास एक वायर है कॉपर का और एक हमारे पास ये पेन है जो कि नॉन मेटल का है, प्लास्टिक का है, तो बताइए ज़्यादा रेसिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा, ये पेन करेगा, क्योंकि इससे इजीली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा वो बैड कंडक्टर होगा, जो कम रेसिस्ट करेगा वो गुड कंडक्टर होगा। तो इस एक्टिविटी से हमको यही पता लगा कि हाँ, अगर कंपोनेंट्स को हम चेंज कर रहे हैं बीच में एक्स वाई में, तो उसके एमीटर के रीडिंग पे इफेक्ट आ रहा है। अब देखिए फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। ये तो हुआ कि ठीक है अलग अलग कंपोनेंट्स को हम चेंज किए। पहला चीज़ तो हमको पता लगा कि अगर कंपोनेंट्स को चेंज करेंगे तो उसका जो है रेसिस्टेंस चेंज हो जा रहा है, और रेसिस्टेंस चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, उसका रेसिस्ट करने का कैपेसिटी में भी डिफरेंस आ रहा है, और उसके डिफरेंस के कारण उसके एमीटर के रीडिंग में डिफरेंस आ रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टर्म ये है कि किस किस फैक्टर्स पे, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिफरेंस, किस किस फैक्टर्स पे कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। इसके लिए देखिए इस एक्टिविटी में क्या किया गया है। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल, एक कंसिस्टिंग ऑफ अ सेल दिया गया है, मतलब कि जो सेल को लिया है। एन एमीटर, एक एमीटर लगाया गया है। ए नाइक्रोम वायर, ये एक नाइक्रोम वायर है ऑफ लेंथ एल, और ये देखिए ये 4 तरह का लिया गया है वायर, एक ये 2, 3 और 4। देखिए इससे क्या, इस प्रैक्टिकल से आपको एक्सपेरिमेंट से क्या समझाने का कोशिश किया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट टू स्टडी द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड, किस किस फैक्टर पे कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। नाउ प्लग द की, क्या करना है कि की को प्लग करना है, की को प्लग करना है, ताकि इससे क्या हो, करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाए। इन द एमीटर नोट द करंट इन द एमीटर, और एमीटर के रीडिंग को क्या करते रहना है, नोट करते रहना है। 4 केस है, 4 वायर दिया है, 1, 2, 3 और 4। देखिए रिप्लेस द नाइक्रोम वायर बाई अनदर नाइक्रोम वायर ऑफ सेम थिकनेस बट ट्वाइस द लेंथ दैट इज 12। देखिए इसका मान लीजिए एल था लेंथ, ठीक, दूसरा वाला कितना लिया, 12 लिया। दोनों का एरिया क्या है, थिकनेस क्या है, सेम है, लेकिन एल क्या कर दिया, इसका इंक्रीज कर दिया। तीसरा केस में क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि पहला केस में आप मेजर कीजिए एमीटर का रीडिंग, फिर दूसरा केस में जब एल है तब मेजर कीजिए, ठीक है। दूसरा केस में एमीटर का रीडिंग कीजिए जब 2L है। तीसरा कह रहा है नाउ रिप्लेस द वायर बाई ए थिकर नाइक्रोम वायर, इससे मोटा वायर लेना है। मतलब कि अगर पहला का जो वायर था उससे मोटा वायर लेना है, थिक लेना है। उसमें कह रहा है वायर है जो लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, अगर इसका ए है तो इसका सपोज कीजिए कितना हो, 2A हो, मतलब इससे ज़्यादा है, मोटा है। अगेन नोट डाउन द करेंट थ्रू द सर्किट। उसके बाद थर्ड केस में भी क्या करना है, करंट थ्रू द सर्किट मेजर करना है। चौथा केस ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए नाइक्रोम वायर कनेक्ट ए कॉपर वायर। 4 लेट द वायर विद द सेम लेंथ। देखिए 4 में क्या है, ये नाइक्रोम वायर लिया था, अब सीधे वायर का मतलब कि नेचर ही चेंज कर दे रहा है, कॉपर का वायर ले रहा है, ठीक है। नोटिस द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेज। देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप किया, इसमें 4 केस है। पहला केस ये है कि एक एल लेंथ का नाइक्रोम का वायर ले रहा है, ठीक। दूसरा ये है कि इसका एरिया पहला और दोनों का सेम है, लेकिन एल को 2L कर दे रहा है, मतलब कि इस वायर को डबल कर दे रहा है, ठीक। तीसरा केस ये है कि इसके थिकनेस को बढ़ा दे रहा है, और चौथा केस ये है कि नाइक्रोम की जगह कॉपर का वायर यूज कर रहा है। तो देखिए केस हमारे पास क्या क्या है। पहला केस ये है कि फर्स्ट केस में जो हम यूज करें, चारों को बारी बारी से यूज करके देखना है और एमीटर का रीडिंग पढ़ते रहना है। तो देखिए पहला केस में हम एक नाइक्रोम का यूज कर रहे हैं, वायर नाइक्रोम का यूज कर रहे हैं, ठीक। दूसरा केस में हम इसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं, किसको बढ़ा रहे हैं, लेंथ के। तीसरा केस में क्या कर रहे हैं, इसके एरिया को बढ़ा रहे हैं। और चौथा केस में क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ कंडक्टर चेंज कर रहे हैं। तो देखना है कि क्या अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो इसका एमीटर का रीडिंग बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा है। एरिया जब बढ़ाते हैं तो एरिया से एमीटर का रीडिंग डिक्रीज हो रहा है
या इंक्रीज हो रहा है। नेचर ऑफ मटेरियल से एमीटर के रीडिंग पर क्या डिफरेंस पड़ रहा है, यही इस एक्टिविटी का मेन एम है। तो देखिए इसने क्या ऑब्जर्व किया, किसका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, अगर एरिया बढ़ा है तो क्या हुआ, और किसका ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो जब ऐसा एक्टिविटी हुआ तो उसके बाद पता चला इट इज ऑब्जर्व दैट द एमीटर रीडिंग डिक्रीज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल। क्या हुआ कि जब लेंथ ऑफ वायर बढ़ा तो एमीटर का रीडिंग क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। द एमीटर रीडिंग इज इंक्रीज व्हेन ए थिकर वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सेम लेंथ इज यूज्ड। दूसरा ये हुआ कि जब सेम वायर का लेकिन उसका थिकनेस बढ़ा दिए यानी एरिया बढ़ा दिए तो रीडिंग क्या हो गया, बढ़ गया। पहला केस ये हुआ। केस फर्स्ट में ये हुआ कि जब उसका डिक्रीज टू 1/2 लेंथ जो था L, इसको जब 2L किए तो एमीटर का रीडिंग क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दूसरा केस ये है कि एरिया जो था वो A था, हम मान लीजिए एरिया को 2A कर दिए सेकेंड केस में, तो एमीटर का रीडिंग क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तीसरा था कि when a wire of different materials of the same length and the same area cross section is used, a change in emitter reading। जब नेचर ऑफ मटेरियल चेंज किए, तीसरा में नेचर ऑफ मटेरियल जब चेंज किए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रॉस अप्लाइंग when wire of different material of the same length and the same area cross section is used, तो क्या हुआ, उसमें भी एमीटर में चेंजिंग देखने को मिला। तो ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ इक्वेशन 2 और 2/4 वी ऑब्जर्व दैट द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, देखिए किस पे डिपेंड किया, लेंथ पे भी डिपेंड किया। लेंथ पे क्यों डिपेंड किया, क्योंकि लेंथ को जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एमीटर क्या हो रहा है, उसका रीडिंग घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रेजिस्टेंस जो अगर हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसका, लेंथ का। दूसरा है कि ऑन इट्स एरिया क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। और तीसरा है कि ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी यूनिफॉर्म मेटेलिक कंडक्टर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसका एरिया का। देखिए क्या हुआ इस एम में, इसमें ये हुआ कि जब उसका लेंथ इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हुआ, और जब एरिया इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। इसीलिए जो वायर थिक होता है वो क्या होता है, मार्केट में महंगा मिलता है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं और उसके थ्रू करंट जो है इजीली फ्लो होता है। तो ये पहला इक्वेशन, ये इक्वेशन 5 हुआ और ये इक्वेशन 6 हुआ। जब 5 और 6 को हम कंबाइन किए तो हमारे पास आया R इक्वल टू रो से इसको हटाए तो रो क्या होता है, रो के बारे में भी हम बताएंगे। रो जो होता है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है किसी मटेरियल का, L/A। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आया। देखिए अब हम देखेंगे कि रो क्या होता है। रो इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। ये किसी भी इलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ कंडक्टर का क्या होता है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी होता है। इसका एसआई यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। रो जो होता है बस एक दो बात पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा टेम्परेचर पे। इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मटेरियल का। द मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेसिस्टिविटी। मेटल्स और एलॉय के पास बहुत लो रेसिस्टिविटी होता है। इसका रेंज होता है 10⁻⁸ ओम मीटर टू 10⁻⁶ ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, ओम मीटर। और रेसिस्टेंस का क्या था, ओम था। दोनों ही रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सपोज कीजिए एक वायर है, इस वायर के केवल मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा कि ये कॉपर का वायर है या एल्युमिनियम का वायर है, किस चीज़ का वायर है, उस पर डिपेंड करेगा इसका क्या, रेसिस्टिविटी। और किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। लेकिन रेसिस्टेंस जो है इसके लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, इसके एरिया पर भी डिपेंड करेगा, दोनों ही रेसिस्ट करता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा क्या है, हाँ लिखा हुआ है कि बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, हाँ दोनों जो है एक चीज़ पे, कॉमन चीज़ पे डिपेंड करता है, किस पे, टेम्परेचर पे, समझे।
टेम्परेचर के साथ दोनों क्या होता है, वेरी होता है। टेबल 1 ये एक टेबल है, रिवील्स दैट रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल। देखिए एलॉय क्या होता है, एलॉय जो होता है, एलॉय वो क्या होता है, एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल्स। तो एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है वो जनरली हायर होता है, किससे, इसका जो रेसिस्टिविटी होगा वो किससे हायर होगा, जिस मेटल से ये बना है, मतलब उस मेटल से एलॉय का रेसिस्टिविटी क्या होगा, जनरली हायर होता है। उसके बाद है कि एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रिडली एट हाई टेम्परेचर, मतलब कि हाई टेम्परेचर पर भी जल्दी ये बर्न नहीं होता है। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज। देखिए इसीलिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में इसकी यूज करते हैं। क्यों करते हैं एलॉय को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में यूज, इसलिए करते हैं ताकि उधर से अगर हम हीट दें तो ये जल्दी बर्न ना हो और वो हीट होकर हमारा काम हो जाए। जैसे आयरन होता है, लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन हीट होता है, हीट होने के बाद ही वर्क करता है। कैसे वर्क करता है, उसमें एलॉय यूज करते हैं ताकि जब उधर से हम टेम्परेचर देंगे, उधर से जब इलेक्ट्रिकल हीट आएगा तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा, वो हीट हो जाएगा। टंगस्टन जो है ये यूज होता है ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव फॉर फिलामेंट्स। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स का जो फिलामेंट होता है उसमें क्या यूज होता है, टंगस्टन यूज होता है। Whereas copper and aluminum are generally used for electrical transmission lines। और कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज कहाँ पे करते हैं, जनरली इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में। तो अब बताइए किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा, मेटल का या नॉन मेटल का, या कंडक्टर का, या एलॉय का, या इंसुलेटर का, किसका ज़्यादा होगा रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा इंसुलेटर का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेसिस्ट करता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होता है, करंट जो है इजीली फ्लो नहीं होता है। देखिए यहाँ पर रेसिस्टिविटी दिया हुआ है मटेरियल का, कितने डिग्री टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर इस टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो इसका रेसिस्टिविटी में भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो देखिए ये सब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर्स है। तो इसका रेसिस्टिविटी कितना है, ये ओम मीटर है, ओम मीटर 1.6 इंटू 10 के पावर -8, मतलब कंडक्टर्स का रेसिस्टिविटी बहुत कम है, इसीलिए इसके थ्रू क्या होता है, इजीली इलेक्ट्रिसिटी जो होता है या करंट जो होता है वो क्या होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, फ्लो हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है एलओएच। एलओएच के थ्रू भी लगभग पास होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंसुलेटर है। इंसुलेटर से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो देखिए इसका रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा है, 10 के पावर 10 से 10 के पावर 14 से का, ग्लास का है, हार्ड रबर का, इवेनॉइड का है, डायमंड का है, सबका दिया हुआ है। ये भी देखना है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ है, ये मायने रखता है, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होता है, रेसिस्टिविटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा रेसिस्टिविटी में भी डिफरेंस आएगा। उसके बाद देखिए एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, हाउ मच करेंट, क्या पूछ रहा है, करेंट निकालना है, आई निकालना है, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल बल्ब ड्रॉ फ्रॉम, क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, V दिया है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, अगर उसका रेसिस्टेंस कितना है 1200 ओम है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें I निकालना है। तो I इक्वल टू हो जाएगा V बाई R, यानी 220 बाई 1200 0.18 एम्पियर। दूसरा ये है कि हाउ मच करंट, यहाँ स्पेस छूट गया, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिकल हीटर कॉइल ड्रॉन फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, 220 वोल्ट सोर्स से आखिर कितना करंट जो है इलेक्ट्रिकल हीटर ड्रॉ करेगा, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम। इसमें भी क्या निकालना है, करंट ही निकालना है, यानी I इक्वल टू V बाई R, 220 बाई 100 इक्वल टू 2.2 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, किन किन फैक्टर पे रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करेगा। तो किस किस फैक्टर पे करेगा, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। दूसरा क्वेश्चन ये है, will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material will be connected to the same source। अगर इस एक थिक वायर हो और एक थिन वायर हो तो किससे ज़्यादा पास होगा, जो मोटा वायर होगा, जब उसका वोल्टेज क्या है, सोर्स वो भी सेम है, तो किससे पास ज़्यादा होगा, जो थिक वायर होगा, मतलब कि जो मोटा होगा, क्योंकि दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है और सेम सोर्स का वोल्टेज दोनों को सप्लाई हो रहा है, तो जो थिक होगा उससे ज़्यादा पास हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टर्म है रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर। अब देखेंगे कि रेसिस्टेंस जो होता है किसी सिस्टम ऑफ रेसिस्टर में किस तरह से
होता है, किस तरह से उसको कर सकते हैं। देखिए, इन प्रीसीडिंग सेक्शंस वी लर्न सोम simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across ends. हम लोग नोटिस किए कि कैसे करंट जो किसी कंडक्टर्स के थ्रू पास हो रहा है उसके रेसिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिपेंड कर रहा है जो कि अक्रॉस उसके इंड्स पे है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में वी ऑफन यूज रजिस्टर इन वेरियस कॉम्बिनेशन। हम लोग अपने से रजिस्टर को क्या करते हैं, यूज करते हैं। रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रजिस्ट करता है, जिससे रजिस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज करते हैं एज पर आवर नीड। वी नो देयरफॉर इंटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ, ये थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस देना होगा, टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हम देखेंगे कि कैसे ओम्स लॉ को अप्लाई कर रहे हैं, किसके लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के लिए। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर, दो मेथड है हमारे पास ज्वाइनिंग द रजिस्टर के लिए। फिगर्स गिवन बिलो शोन एज, दो मेथड है। कितने मेथड है, दो मेथड, एक सीरीज में होता है और एक पैरेलल में होता है। दो मेथड से हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। तो देखिए, फिगर्स गिवन बिलो शोन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रजिस्टर, इसमें 3 रजिस्टर्स लगा हुआ है, R1, R2 एंड R3 respectively are joined into in, they are said to be connected in series। देखिए, ये जो फिगर दिया है इसमें कैसे लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है। Another figure, इस फिगर में show a combination of resistor in which 3 रजिस्टर R1, R2, R3 जो रजिस्टर है इसमें कैसे लगा हुआ है, XY पॉइंट के बीच में पैरेलल में लगा हुआ है। देखिए, एक दूसरे के क्या है, तीनों पैरेलल है। तो देखिए, रेसिस्टेंस जो है सीरीज में और पैरेलल में कैसे लगता है और उसका क्या इफेक्ट होता है उस पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, ये भी हम देखेंगे कि हाँ, अगर रेसिस्टेंस सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में लगाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना नहीं होगा और इसका टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, ये कितना रेसिस्ट करेगा और ये कितना रेसिस्ट करेगा, इसका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा और पैरेलल के केस में रिजल्टेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये सब अभी हम देखेंगे। देखिए, इसको थोड़ा कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। पहला हम देखेंगे रजिस्टर इन सीरीज। देखिए, रजिस्टर इन सीरीज क्या होता है। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ करंट व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। क्या होगा जब एक नंबर ऑफ रजिस्टर को किस में ऐड कर दें, सीरीज में ऐड कर दें, सीरीज में कनेक्ट कर दें। व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी। चलिए हम लोग करके ही देख लेते हैं कि आखिर उसको ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा। एक्टिविटी में देखिए क्या किया है, ज्वाइन 3 रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यू, 3 डिफरेंट वैल्यूज का रजिस्टर लेना है, उसको सीरीज में ज्वाइन कर देना है। कनेक्ट देम विथ अ बैटरी, उसको कनेक्ट करना है एक बैटरी से, एक एमीटर लगाना है और एक की प्लग करना है एज शोन इन एबव फिगर, जैसा कि हम ऊपर फिगर में आप लोग को दिखाए थे। यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm and a battery of 6 volt for performing the activity। मतलब कि एक 6 वोल्ट का बैटरी लेना है और 3 लेना है, 1 ohm, 2 ohm और 3 ohm का क्या लेना है, रजिस्टर लेना है। प्लग करना है की को और एमीटर का रीडिंग देखना है। चेंज द पोजीशन ऑफ द एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। देखिए क्या करना है, देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, कहाँ पे थे अभी, चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर इन एनीवेयर बिटवीन द रजिस्टर्स। हाँ, एमीटर का पोजीशन आप कहीं भी चेंज करके रख सकते हैं और उसका रीडिंग को पता ऑब्जर्व करना है कि हाँ उसके रीडिंग में क्या हो रहा है। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू द एमीटर, क्या आपको एमीटर के वैल्यू में कोई भी चेंजिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या ऑब्जर्व किया इस एक्टिविटी से, इस एक्टिविटी से यही ऑब्जर्व हुआ कि द वैल्यू ऑफ द करंट इन द एमीटर इज द सेम। हम कहीं पर भी लगा रहे हैं तो वैल्यू ऑफ करंट क्या है, सेम है। वैल्यू ऑफ एमीटर जो दिखा रहा है, करंट शो कर रहा है, वो क्या है, सेम है। तो इससे एक चीज़ हमको क्या पता लगा कि ये जो है इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसका पोजीशन से इसको कोई लेन देन नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट में ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स दैट इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द करंट इज द सेम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर लगाएंगे तो उसका करंट क्या होगा, सेम होगा इन एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। उसका प्रत्येक पार्ट में क्या होगा, रेजिस्टेंस सेम होगा।
करंट सेम होगा और द सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इसलिए सारे रजिस्टर से क्या होगा, सेम करंट पास होगा। इससे हमको क्या पता लगा, इससे यही ऑब्जर्व हुआ हमको कि अगर एमीटर को कहीं भी लगाएंगे, किसी भी पोजीशन में लगाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो उसका रीडिंग जो आएगा वो सेम आएगा। वो पोजीशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसका पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए हम केस देखेंगे पैरेलल का, वो था। चलिए इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे देखते हैं। इन प्रीवियस एक्टिविटी इंसर्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस द इंड एक्स वाई ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेसिस्टर एज शोन इन फिगर। इसमें देखिए क्या किया है कि ईच रेसिस्टेंस पे क्या किया है, एक वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर 1, वोल्ट मीटर 2 एंड वोल्ट मीटर 3। प्लग द की इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके बाद क्या किया है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को प्लग किया है की को, एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग, और वोल्ट मीटर की रीडिंग को अब देखना है। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। ये क्या देगा, ये देगा आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, कहाँ का, इस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का। लेट इट बी भी, उसको क्या मान ले रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, भी है। नाउ मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। उसके बाद 2 टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी का क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कंपेयर द 2 वैल्यूज, और उसके वैल्यू को क्या करना है, कंपेयर करना है। टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्ट मीटर, उसके बाद प्लग की को बाहर निकालना है और वोल्ट मीटर को डिस्कनेक्ट करना है। नाउ इंसर्ट द वोल्ट मीटर अक्रॉस द इन एक्स एंड ऑफ द फर्स्ट रेसिस्टर एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में हम देख रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं क्या होता है। प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, लेट इट बी V1, पाला वाला में V1 है, उसी तरह V2 को भी निकालना है और V3 को भी निकालना है। डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन V1 एंड V2 एंड V3, और इससे क्या करना है, पता करना है कि हाँ V1, V2 और V3 के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए इस एक्टिविटी में हम क्या किए, इस एक्टिविटी में यही किए कि उसके जो एक्रॉस इंड था, एक्रॉस इंड का हम पहले निकाले 2 टर्मिनल्स का एक्रॉस बैटरी का जो इंड था उसका पोटेंशियल डिफरेंस देखे, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर V मान रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि V और इसके बीच का अगर V1 ले रहे हैं, ये V2 ले रहे हैं और V3 ले रहे हैं, तो देखेंगे कि V का, V1 का, V2 का और V3 के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए जब ऐसा हम एक्टिविटी किए तो हमको क्या फाइंड हुआ, हमको फाइंड ये हुआ कि विल ऑब्जर्व दैट द पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V1 एंड V2 एंड V3। जब हम ये तीनों को ऐड किए, ये निकाले एक एक, और जब ये तीनों को ऐड किए तो इसका सम किसके इक्वल आया, V के इक्वल आया। दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रेसिस्टर। इससे ये पता चला कि जो पोटेंशियल डिफरेंस था कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में वो क्या है, किसके इक्वल है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, सब इंडिविजुअल रेसिस्टर्स के सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। दैट इज V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 12.8 बाई मिस्टेक आ गया है, ठीक है। शोन इन फिगर लेट I बी द कंडक्टर करेंट थ्रू द सर्किट, हम लेट कर रहे हैं कि वहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज आल्सो I, और सारे रजिस्टर से करंट कितना है, I है। इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रजिस्टर ज्वाइंड इन सीरीज बाय एन इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। हाँ, तीनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल रेजिस्टेंस से, मतलब R1 और R2 और R3। अगर ये तीनों को रेजिस्टेंस को हमको रिप्लेस करना हो तो एक सिंगल रेजिस्टेंस R से हम रिप्लेस कर सकते हैं। सच दैट द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस इट एंड द करंट I थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम अप्लाइंग द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू I इंटू R। तो V1 अगर निकालेंगे तो क्या होगा, करंट हमेशा सेम था, हम देखे थे, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1। V2 इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R2, और V3 इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू R3। तो इससे हमको ये पता लगा कि V का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R। तो इस इक्वेशन को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो V की जगह पर ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये किसके इक्वल आ रहा है, V के इक्वल आ रहा है। तो LHS को अगर एक साइड यूज करें और RHS को एक साइड, तो ये तीनों को यूज करके क्या लिखेंगे, V लिखेंगे। V इक्वल टू क्या हो गया, IR2 IR3। तो V को लिख सकते हैं IR। तो IR इक्वल टू क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। इधर से I ले लेते हैं IR, तो इधर से I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसल, तो R जो आ जाएगा आपका रिजल्टेंट R1 प्लस R2 प्लस
3। इससे एक चीज़ ये भी पता चला कि जैसे वोल्ट मीटर को हमको निकालना था तो वोल्ट 1 प्लस वोल्ट 2 प्लस वोल्ट 3, ठीक उसी प्रकार से अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो तीनों को क्या कर देंगे, चाहे जितना भी रेसिस्टेंस अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सबको ऐड कर देंगे। ऐड कर देने से हमको पता चल जाएगा उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। उतना रेसिस्टेंस का अगर एक सिंगल भी रख देंगे तो वो तीनों के इक्वल होगा। वी कैन कैलकुलेट दैट व्हेन सेवरल रेसिस्टेंस आर ज्वाइंड इन सीरीज, अगर सीरीज में ज्वाइंड है द रेसिस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी अगर 1 ओम और 2 ओम और 3 ओम का 3 रेसिस्टेंस सीरीज में यूज हो रहा है, इसके बदले एक रेसिस्टेंस यूज करना है तो क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम का अगर सिंगल रेसिस्टेंस यूज कर लेंगे तो ये हमारा सीरीज का ज्वाइंट का रेसिस्टर दे देगा। दूसरा हमारा कंडीशन ये है, ये था सीरीज के में रेसिस्टर का स्टोरी। अब हमारा है रेसिस्टेंस इन पैरेलल। देखिए रेसिस्टेंस इन पैरेलल में क्या हो रहा है। नाउ लेट्स कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेसिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल विथ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, 3 रेसिस्टेंस जो है वो तीनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मेक ए पैरेलल कॉम्बिनेशन XY of 3 resistors having resistance R1, R2 and R3 रिस्पेक्टिवली। कनेक्ट इट विथ अ बैटरी, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करना है। एक प्लग की लगाना है एंड एन एमीटर, एक एमीटर लगाना है। एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में देना। क्या क्या लगाना है, एक बैटरी, 3 रेसिस्टेंस, तीनों को पैरेलली कनेक्ट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। एक प्लग की लगाना है, मीटर लगाना है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। आल्सो कनेक्ट ए वोल्ट मीटर इन पैरेलल, वोल्ट मीटर को किस में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। वोल्ट मीटर पैरेलल में ही लगता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से। प्लग द की एंड नोट द एमीटर रीडिंग, उसके बाद क्या करना है, की को प्लग करना है और एमीटर के रीडिंग पे ध्यान देना है। लेट द करंट बी आई, हमने लेट किया कि इसका करंट कितना है, आई है। क्या है, आई है। आल्सो टेक द वोल्ट मीटर रीडिंग, वोल्ट मीटर के रीडिंग को भी देखना है। इट गिव्स द पोटेंशियल डिफरेंस भी, ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस ये क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। कौन, वोल्ट मीटर। कौन देगा, वोल्ट मीटर। अक्रॉस द कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेसिस्टर इज आल्सो वी, ईच रेसिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो वी है। दिस कैन बी चेक बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर, इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, कनेक्ट करके किससे, वोल्ट मीटर से। सी फिगर गिवन बिलो, देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है ऐसे ही आपको क्या करना है, सेटअप कर लेना है। इसको सेटअप करने के बाद देखिए ये आपका आया यहाँ पे, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीटर एंड वोल्ट मीटर फ्रॉम द सर्किट। उसके बाद क्या करना है, कि प्लग की को निकाल लेना है, वहाँ से एमीटर को और वोल्ट मीटर को रिमूव कर लेना है। इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज, उसके बाद एमीटर को यहाँ पर क्या कर देना है, सीरीज में लगा देना है विथ रेसिस्टर R1 के साथ लगा देना है। नोट द एमीटर रीडिंग, उसके बाद एमीटर के रीडिंग को देखना है। सिमिलरली मेजर द करंट थ्रू R2 एंड R3, इसी तरह से मेजर किसको करना है, किसके करंट को, R2 के भी और R3 के भी करंट को मेजर करना है। लेट दिस बी I2 एंड I3, यहाँ पर हम माने कि क्या आया, I2 आया और I3 आया। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन I1, I2 एंड I3। इसके केस में जब पैरेलल का केस हो रहा है, रेसिस्टेंस को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में आखिर इसके वैल्यू में क्या रिलेशनशिप है, किसका किसका, I का और I1 का, I2 का और I3 का। देखिए तो यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व ये हुआ कि इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी टोटल करंट जो था वो तीनों का क्या हुआ, सम का इक्वल हुआ। लेट RP बी द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम माने कि ये जो R जो है ये RP ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऑफ रेसिस्टर, ये P यहाँ पर डिनोट किए हैं पैरेलल दिखाने के लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज में जो था RS लिख रहे थे, वो क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, मतलब रिजल्टिंग रेसिस्टेंस है। बाई अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वी हैव I इक्वल टू क्या हो गया, V बाई R रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ तो क्या हो गया, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V R1, I2 इक्वल टू V R2, I3 इक्वल टू V R3। तो V बाई R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V R1 V R2 V R3। उसको लिख सकते हैं, अगर V बाई R इक्वल टू V बाई R1
V बाई आर टू V बाई आर थ्री। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ऊपर से भी जो होगा वो सब सारा कट जाएगा, भी जो होगा कॉमन ले लेंगे तो आएगा आपका 1 बाई आर बी इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री। इससे ये पता चला कि दस वी में कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसमें रेसिप्रोकल होगा इज ऑफ रेसिस्टेंस ज्वाइंड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। देखिए तो सीरीज का जब हम निकाल रहे थे तो डायरेक्ट सम कर दे रहे थे, अगर R1 प्लस R2 प्लस R3 है सीरीज में तो ये तीनों को डायरेक्ट ऐड कर देते थे, लेकिन पैरेलल में अगर R1 R2 R3 है इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बाई आर पैरेलल इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, इसका रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा, समझे। तो हम जब भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वो जो रेसिस्टेंस है और वो मतलब कि सीरीज में है रेसिस्टर या पैरेलल में है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्प होगा। इससे एक चीज़ और पता लगा कि जब हमको ज़्यादा रसिस्ट करना होगा, ज़्यादा रसिस्ट ऑफ करंट ऑफ फ्लो करना होगा तो हम उसको कंबाइन किस में करेंगे, सीरीज में करेंगे, और कम करना होगा तो पैरेलल में करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग डिटेल में देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म हमारा है वोल्ट मीटर एंड ए मीटर। देखिए वोल्ट मीटर और ए मीटर क्या होता है। देखिए ये है आपका ए मीटर और ये है वोल्ट मीटर। एंड ए मीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। ये क्या करता है, ये किसी सर्किट में करंट को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक करंट्स आर मेजर्ड इन एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट्स को किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, मतलब कि ए मीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज होता है। देखिए ये है एमीटर और ये है वोल्ट मीटर, दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए। ये करंट को मेजर करता है, ये क्रॉस टू पॉइंट्स के वोल्टेज को मेजर करता है। इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसका रेजिस्टेंस लो होता है, इसीलिए इसको सीरीज में करते हैं कंबाइन। और ये इसका एक्यूरेसी ज़्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, इसको पैरेलल में करते हैं और इसका एक्यूरेसी लेस होता है। देखिए पैरेलल में क्यों करते हैं और सीरीज में क्यों करते हैं, ये आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको बताना है कि हाँ इसको सीरीज में और पैरेलल में क्यों करते हैं, ठीक है। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आप ध्यान दिए होंगे तो आप इसका आंसर बहुत इजीली बता सकते हैं। सबसे लास्ट टॉपिक हमारा आया इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिक पावर पढ़ के अपने अंदर पावर लाना है, ठीक है, ताकि आप पढ़ाई में प्रोग्रेस ला सकें, ठीक है। देखिए यू हैव स्टडीड इन योर अर्लियर क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। अगर आपसे सिंपली कोई पूछे व्हाट इज पावर, मीन्स रेट ऑफ डूइंग वर्क, आप किस रेट में किसी वर्क को डन कर रहे हैं वही आपका क्या है, पावर है। दिस इज आल्सो द रेट कंजप्शन ऑफ एनर्जी। रेट कंजप्शन ऑफ एनर्जी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। इलेक्ट्रिक पावर गिव्स द रेट, इलेक्ट्रिक पावर आखिर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जो है वो रेट देता है कि एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेट्स और कंज्यूम, किस रेट पे इलेक्ट्रिक पावर ये बताता है कि किस रेट पे एनर्जी जो है वो कंज्यूम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, किस में, इलेक्ट्रिक सर्किट में। द पावर पी इज गिवन बाई, पावर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से, और इसका फार्मूला होता है V इंटू आई, और उसको बोल सकते हैं V को क्या लिख सकते हैं, V को लिख सकते हैं I इंटू आर, नहीं हाँ I इंटू आर, तो P इक्वल टू वी आई हुआ, और इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि ये हो जाएगा आई आर इंटू आई, ये आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, और इसको V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं। देखिए द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज वाट, जो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक पावर का ये क्या होता है, वाट होता है। इट इज़ द पावर कंज्यूम बाई ए डिवाइस, अगर कोई डिवाइस से पावर कंज्यूम हो रहा है 1 एम्पियर ऑफ दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट, जो कि 1 एम्पियर ऑफ करंट को कैरी कर रहा है, व्हेन ऑपरेटेड एट पोटेंशियल डिफरेंस, जो कितने डिफरेंस पर ऑपरेट हो रहा है, 1 वोल्ट पे, तो 1 वाट इक्वल टू क्या हो गया, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। द यूनिट वाट इज वेरी स्मॉल, वाट का जो यूनिट है वो बहुत छोटा है। देयरफॉर इन एक्चुअल प्रैक्टिस वी यूज ए मच लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोवाट, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस में एक लार्जर यूनिट का यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, किलोवाट है। इट इज इक्वल टू 1000 वाट, मतलब 1 किलोवाट में कितना हुआ, 1000 वाट हुआ। सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ये जो प्रोडक्ट है किसका है, पावर और टाइम का। 1 वाट आवर इज द एनर्जी कंज्यूम्ड, 1 वाट आवर एनर्जी का मतलब क्या हुआ, व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर
1 आवर, अगर 1 वाट ऑफ पावर 1 आवर के लिए यूज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे 1 वाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वाट आवर। हाँ, कमर्शियल यूनिट जो होता है इसका क्या होता है, कैसा यूनिट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको आंसर देना होगा किलो वाट आवर, कॉमनली नोन एज यूनिट, जिसको यूनिट भी बोलते हैं। 1 किलो वाट आवर में कितना हुआ 1000 इंटू 3600 सेकेंड, यानी 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल। अब आपको क्या करना है कि NCERT बुक उठाना है और उसका सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन और इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बना देना है। धन्यवाद।